आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन इमिशंस पे, यानी कार्बन के उत्सर्जन पे। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए आखिर मामला क्या है। ऐसा देखने में आता है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं, जिनके पास अपनी ताकत है, पावर है, पैसा है, वैसे कंट्रीज कार्बन का इमिशंस करते हैं अपने लग्जरी के कारण, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कार्बन इमिशन पे को कम कर सकते हैं, उसके उत्सर्जन पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो गरीब हैं, जहाँ पे उनको रोज़मर्रा की जो चीज़ों के लिए, जैसे हम भारत का एग्जांपल लें, कई ऐसे घर अभी हैं जहाँ पे अभी भी लकड़ी पे या फिर उपले पे खाना बनता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग के लिए कल्पना करना मुश्किल है कि कार्बन के उत्सर्जन पे हम लोग रोक लगा पाएंगे। उसके लिए जैसे एक मुहिम लाई गई, उज्ज्वला योजना, जिसके अंदर सिलेंडर वगैरह दिए गए, जिससे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो रिच कंट्रीज है, जिनके पास तो एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो कार्बन के इमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर कंट्रीज है उनके लिए दिक्कत होती है। इसी के बारे में बात करेगा, इसलिए लिखा है ऑन रिच कंट्रीज़ एंड कार्बन इमिशन। अमीर देश और कार्बन इमिशन दोनों में क्या संबंध है, क्या कैसे होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर बात कर लेते हैं टाइटल की। तो बियॉन्ड ज़ीरो सम, इसको अभी साइड में रखते हैं। एक ज़ीरो सम गेम होता है, जीरो सम गेम होता है जिसमें पैसा क्रिएट नहीं किया जाता है, वेल्थ क्रिएट नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसमें पैसा क्रिएट नहीं होता है। होता क्या है कि दो पार्टी अगर इस गेम को खेल रहे हैं, दो पार्टीज़ के बीच में अगर गेम चल रहा है, तो एक पार्टी हार जाती है, दूसरी पार्टी जीत जाती है। जो पार्टी हारती है वो दूसरे को पैसा चुकाती है या देती है। तो हार और जीत वाली जो स्थिति है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। यानी मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है इस एडिटोरियल के माध्यम से कि जो रिच कंट्रीज हैं, दे मस्ट नॉट प्ले ज़ीरो सम गेम, उनको ज़ीरो सम गेम नहीं खेलना चाहिए। ही शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर कंट्रीज़, जो उनको बाहर आकर के जो गरीब देश हैं उनको हेल्प करना चाहिए। इसी के बारे में बात करता है। तो इसलिए बोला कि इट शुड बी बियॉन्ड ज़ीरो गेम, जीरो सम गेम, यानी जीरो सम गेम जो है, यानी जिसमें एक पार्टी हारती है एक पार्टी जीतती है, उससे ऊपर आकर के, ऊपर उठ करके आपको कार्बन इमिशंस पे कंट्रोल करने के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि केवल आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरे कंट्रीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आगे देखिए, रिच कंट्रीज, जो अमीर कंट्रीज हैं, मस्ट कमिट टेक्नोलॉजी एंड फंड्स टू मूव टू नेट ज़ीरो कार्बन इमिशंस। अगर नेट ज़ीरो कार्बन इमिशंस अगर आप चाहते हैं, तो रिच कंट्रीज जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी और फंड्स के मायने में या माध्यम से, टू मूव टू ज़ीरो कार्बन इमिशंस। यानी अगर ज़ीरो कार्बन इमिशंस की तरफ मूव करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी और फंड के मामले में प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। कमिट का मतलब होता है अपने आप को ऑब्लाइज्ड करना या प्रतिबद्ध कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे है द विजिट ऑफ द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन केरी अहेड ऑफ अ लीडर्स समिट convened by President Joe Biden later this month on the climate change challenge। समझिए क्या है। द विजिट ऑफ द यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय, एनवॉय का मतलब होता है दूत, यानी रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हो। यानी जो विजिट हुआ यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय यानी रिप्रेजेंटेटिव का, फॉर क्लाइमेट, किसके मामले में, क्लाइमेट के मामले में। उनका क्या नाम है, जॉन केरी। अहेड ऑफ अ लीडर समिट कन्वीन बाय द प्रेसिडेंट जो बाइडन। अहेड ऑफ मतलब उससे पहले, किसके पहले, जो एक मीटिंग बुलाई गई है प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा, लेटर दिस मंथ, इस मंथ के आखिरी में, ऑन द क्लाइमेट चैलेंज, किस मामले को लेकर के, क्लाइमेट के चैलेंज को लेकर के, हैज़ प्रॉम्प्टेड अ रिव्यू ऑफ इंडियाज़ लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स। जिन्होंने क्या देखा, प्रॉम्प्ट किया, यानी उसको अच्छा करने का प्रयास किया। रिव्यू मतलब अवलोकन ऑफ इंडिया का जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स है उसको, यानी क्या क्या भारत ने इसके मामले में कदम उठाया, उसका उन्होंने रिव्यू किया। यानी कार्बन की इमिशंस को लेकर के भारत ने क्या क्या कदम उठाए, जो इसका पॉलिसी है, जो नीति है इस मामले में, उस कर्ज का, इस कोर्स को रिव्यू करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, इंडिया प्रेजेंट्स अ स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट। डेवलप वर्ल्ड के सामने
भारत जो प्रेजेंट करता है अपनी अध्ययन को, स्टडी को, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब जस्ट उसके विपरीत, विथ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस दैट रैंक इन द टॉप 5 ग्लोबली। अगर भारत जो प्रेजेंट करता है स्टडी अपना दूसरे देशों के खिलाफ या दूसरे देशों के अगेंस्ट में कह लो या उसके तुलना में कह लो, तुलना ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिसमें भारत कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के मामले में अब टॉप 5 जो ग्लोबली है उसमें रखता है अपने आप को। वाइल मिलियंस ऑफ इट्स सिटीजन्स रिमेन मायर्ड इन एनर्जी पॉवर्टी। यहाँ पे कह रहा है कि जबकि भारत बोलता है कि कार्बन के उत्सर्जन के मामले में वो 5वां स्थान पर रखता है अपने आप को, लेकिन विडम्बना ये देखिए कि मिलियंस ऑफ सिटीजन्स जो है इसके वो रिमेन मायर्ड इन एनर्जी पॉवर्टी। मायर्ड इन का मतलब हुआ यहाँ पे इन्वॉल्व इन, किस मामले में इन्वॉल्व है? एनर्जी पॉवर्टी के मामले में है, यानी उसमें है अभी वो फंसा हुआ है। एनर्जी पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लैक ऑफ एक्सेस टू सुटेबल मॉडर्न एनर्जी, यानी जो सुटेबल एनर्जी होता है इन्वायरमेंट के लिए, जैसे एलपीजी वगैरह का यूज़ का मामला हो या फिर आप बिजली से कोई ऐसा संयंत्र चलाते हो, तो ये सब मामले में भारत बिल्कुल ही पीछे है। इस यहाँ पे अभी भी एनर्जी के मामले में पॉवर्टी है। गाँव में जाकर देखो, उज्ज्वला योजना की हवा निकल गई है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन कई ऐसे अभी भी लोग हैं जहाँ पे उपले या फिर दूसरे माध्यमों से खाना पकाने का काम होता है। तो वही बात कहा जा रहा है कि भारत हालांकि अपने आप को 5वां सबसे ज़्यादा कार्बन के उत्सर्जन के मामले में, यानी उसका रैंक देखा गया है तो 5वां नंबर पर रखता है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे देखने को क्या मिलता है? एनर्जी के मामले में पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट जो है अभी बिल्कुल ही निचले स्तर पे है डेवलपमेंट इसका। आयरनिकली यानी एक विडम्बना है, टू मेनी स्मॉलर कंट्रीज़, कई छोटे जो कंट्रीज हैं उसके तुलना में, इंक्लूडिंग आइलैंड्स नेशंस हिट बाय इंटेंस स्टॉर्म्स। ये सारे जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड का मतलब होता है जो टापू हैं, तो आइलैंड से रिलेटेड टापूज हैं जैसे श्रीलंका वगैरह हो गया, यहाँ पे हमेशा इंटेंस स्टॉर्म्स आता है, बहुत ज़्यादा, जिसकी गति बहुत ज़्यादा हो इंटेंस कहलाती है, और स्टॉर्म्स मतलब तूफान आते हैं। लॉस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी, ये अपना जो फार्म का मतलब खेती से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया जो उसकी जो उपज है उसको उन्होंने क्या कर दिया है? खो दिया है, लॉस्ट खो दिया है। वहाँ पे ड्राउट्स सूखा है, एंड हीट वेव्स यानी लू चलते हैं, लू का जो थपेड़ा होता है ना उसको बोलते हैं। लिंक टू अ चैलेंज क्लाइमेट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है? लिंक टू मतलब रिलेटेड है चैलेंजिंग क्लाइमेट से, यानी लेखक ये कहना चाह रहा है। अभी तक फिर से एक बार हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। पहली बात तो है कि जो जॉन केरी हैं वो अमेरिका के हैं, दूत के रूप में यहाँ पे आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए हैं ये अवलोकन करने के लिए कि भारत जो है जो अपना उसका कमिटमेंट है वो उस मामले में कहाँ है। क्योंकि नेक्स्ट इस मंथ के आखिरी में दिस मंथ एक जो बाइडन के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सबको शामिल होना है, तो उस मामले को देखने के लिए आया। भारत का जो रिव्यू देखा जाता है स्टडी करने का, उसका अलग तरीका है, पता नहीं कैसे, लेकिन 5वें स्थान पे अपने आप को रखता है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस के मामले में। लेकिन अभी भी देखा जाता है कई ऐसे घर हैं जहाँ पे देखने को मिलता है एनर्जी से लेकर के के मामले में पॉवर्टी। एनर्जी पॉवर्टी का मतलब मैंने बताया, जिसका मतलब होता है द लैक ऑफ एक्सेस टू सूटेबल मॉडर्न एनर्जी, यानी जो मॉडर्न तरीका है खाना वगैरह बनाने का उससे कोसों दूर देखने को मिलते हैं। इसके बावजूद भी ठीक ठाक कंडीशन है। आते हैं बात, अब यहाँ पे लेखक ये बताना चाह रहा है कि जो क्या क्या चैलेंजेस हैं, यानी कार्बन के उत्सर्जन के क्या चैलेंज हो सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो आइलैंड नेशंस हैं वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस मतलब बहुत ज़ोर से स्टॉर्म्स आता है। इसके अलावा जो फार्म प्रोडक्टिविटी है, जो उपज है वो भी खोती जा रही है। साथ ही साथ वहाँ ड्राउट्स का भी खतरा है, यानी सूखा पड़ता है। हीट वेव्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, लू का जो थपेड़ा होता है बहुत ज़्यादा चलता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? क्लाइमेट के चैलेंज से रिलेटेड है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू द प्रॉब्लम विद इट्स टोटल एनुअल इमिशंस, इस प्रॉब्लम में भारत भी भागीदार बनता है विद टोटल एनुअल इमिशंस। इट इज़, इमिशन का मतलब उत्सर्जन, वार्षिक होता है, एनुअल का मतलब। इट इज़ अनसरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है देयरफॉर कि
द क्लैमर का मतलब होता है जो प्रोटेस्ट, जो शोर शराबा होता है, इज़ ग्रोइंग फॉर इंडिया टू ज्वाइन मैनी अदर बिग इकोनॉमीज एंड कमिट इटसेल्फ टू नेट ज़ीरो इमिशंस। इसलिए शोर हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या भारत के खिलाफ, क्या करने के लिए कि भारत को, सारे जो देश बोल रहे हैं कि भारत को भी ज्वाइन करना चाहिए, किस क्या बिग इकोनॉमीज़ की तरह, एंड कमिट इटसेल्फ, इसको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा टू नेट ज़ीरो इमिशंस, यानी भारत भी ए कमिटमेंट करे, यानी ए अपने आप को प्रतिबद्धता शो करे कि वो भी ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है, वो करेगा। क्योंकि भारत के खिलाफ कई आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत इस मामले में फिसड्डी साबित हो जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो बैलेंस कार्बन इमिशंस, कार्बन के जो उत्सर्जन है उसको बैलेंस करने के लिए, विद देयर रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय अ स्पेसिफिक डेट, यानी जो एटमॉस्फेयर से इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना है किसी खास डेट तक। एविडेंटली, जो स्पष्ट रूप से है, मिस्टर केरी साउथ टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग नेशनल एम्बिशन। जो मिस्टर केरी हैं उन्होंने चाहा है, साउथ टू मतलब सिख का बना साउथ, चाहा है, क्या चाहा है? टू एक्सप्लोर मतलब दिखाना, पॉसिबिलिटी ऑफ, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ऑफ रेजिंग नेशनल एम्बिशन, किसी भी राष्ट्र के जो एम्बिशन है, लक्ष्य को निर्धारित करने में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया। विद द एश्योरेंस दैट, उन्होंने क्या एश्योरेंस दिया है? दैट द यूएस परसुइंग मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी, यूएस जो है वो इस पे काम कर रहा है, किस पर? मेजर ग्रीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स पे, यानी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जिसमें इन्वायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, वो इनिशिएटिव ले रहा है। इन द पास्ट डोनाल्ड ट्रंप एरा, यानी डोनाल्ड ट्रंप के बाद का जो एरा आया, यानी जो बाइडन के काल में अमेरिका जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर दे रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। पोस्ट का मतलब होता है उसके बाद, यानी जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहे तब तक इस पे बात नहीं हो, लेकिन उसके बाद का जो एरा आया वहाँ पे ज़्यादा ध्यान इस मामले में दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, दैट वुड सपोर्ट सच अ रोड मैप, यानी क्या सपोर्ट करेगा? ये वुड किसके लिए आया? तो जो ऐसा कदम उठाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, वो सपोर्ट करेगा कि जो जिस तरह का जो रोड मैप बनाया जा रहा है, यानी एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, उसमें सपोर्ट करेगा कि और भी जो देश हैं कंट्रीब्यूट करें, और जो देश हैं अपने कार्बन उत्सर्जन के मामले को लेकर के गंभीर रहें, जिससे जो उनका रोड मैप है उसमें उनकी मदद होगी। हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिन पॉजिटिव, उनका जो मीटिंग रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो एक पॉजिटिव रहा। इट वुड ऑफ कोर्स रीअश्योर नॉट जस्ट इंडिया बट अदर इमर्जिंग नेशंस एज वेल if the climate diplomacy of the North under the Paris Agreement is underpinned by funding and technology transfer guarantees to reduce emissions। कहा गया कि इससे क्या होगा कि ये फिर से रीअश्योर करता है कि नॉट जस्ट इंडिया, न केवल भारत, अदर इमर्जिंग जो नेशंस हैं और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं एज वेल, इफ द क्लाइमेट डिप्लोमेसी, जो क्लाइमेट का जो डिप्लोमेसी है मतलब कूटनीति, ऑफ द नॉर्थ का मतलब यहाँ पे देश, वो ऐसे देश की बात हो रही है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और साउथ अगर बोला जाएगा तो इसका मतलब होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है। तो ऑफ द नॉर्थ अंडर पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था, अगर कोई पूछा जाए कि पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है, तो एक कार्बन के उत्सर्जन से रिलेटेड बातों के लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो उससे संबंधित है। तो जो देश यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो देश पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में हैं यानी उसके साथ हैं, इज़ अंडरपिन्ड बाय फंडिंग। अंडरपिन्ड का मतलब होता है किसी को इंक्लूड करना, तो अंडरपिन्ड बाय फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र गारंटीज़, यानी ये वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं क्या? फंडिंग के लिए और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के लिए गारंटीज़ करते हैं टू रिड्यूस इमिशन। यानी वैसे देश जो पेरिस एग्रीमेंट में आए थे उन्होंने इंक्लूड किया था, क्या किया था कि जो
इस पैक्ट में रहते हैं तो फंडिंग के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के माध्यम से वो गारंटी करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा। क्या करने के लिए? इमिशन, जो कार्बन का जो इमिशन है उसको कम करने में। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं जो कि पेरिस के एग्रीमेंट में शामिल है वो अपने टेक्नोलॉजी वगैरह के माध्यम से वचनबद्ध हैं कि वो क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे इमिशन को। आगे, इफ़ क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट क्राइसिस टुडे, अगर क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा क्राइसिस है अभी का, द सॉल्यूशंस रिक्वायर द यूएस, द यूके, यूरोप एंड अदर्स who occupied the bulk of the world's carbon budget to give up further emissions in favor of the developing world and fund the transition। कह रहा है कि अगर इस समय का सबसे बड़ा क्राइसिस अगर कार्बन का उत्सर्जन है, क्लाइमेट चेंज है, तो ऐसे में जो सल्यूशन है वो यूके के और यूएस के पास है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर कार्बन बजट की बात करें, कार्बन बजट का मतलब ये होता है कि वैसी परिस्थिति जिसके अंतर्गत एक पैमाना तय कर दिया गया है कि आप इतना कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं, उससे अगर आप, ये बजट है आपका किसी भी देश का, उससे अगर आप आगे जाते हो तो आप नुकसान पहुंचा रहे हो क्लाइमेट को, और उसके लिए आपको हर्जाना चुकाना पड़ता है। तो कार्बन के अगर उत्सर्जन के मामला को देखें तो यूएस और यूके जो है कंफर्टेबल लाइफ जीता है, लग्जरियस लाइफ जीता है। इसके कारण कार्बन का जो बजट है देखा जाए तो इन दोनों देशों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्बन बजट का मतलब यहाँ पे पैसा वैसा की नहीं बात हो रही है। बल्क ऑफ वर्ल्ड्स कार्बन बजट टू गिव अप फर्दर इमिशंस इन फेवर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड फंड ट्रांजिशन। कह रहा है कि अगर देखा जाए तो सोल्यूशन यूएस और यूके के पास है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्बन का बजट है इन दोनों के पास है। अगर आप चाहते हैं इससे छुटकारा पाना, फर्दर का मतलब आगे अगर इससे इमिशंस से को गिव अप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, इन फेवर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, वैसे वर्ल्ड के लिए जो कि अभी डेवलप कर रहे हैं, एंड फंड द ट्रांजिशन, यानी तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फंड द ट्रांजिशन, यानी जो चेंज है उसके लिए आपको फंड मुहैया कराना पड़ेगा। यानी शॉर्ट में कहें तो यूके और यूएस को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको मदद करना पड़ेगा, ऐसा कहना चाह रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन का अगर उत्सर्जन उनका बजट देखें तो इन दोनों ही देशों का है, और ऐसे में इन दोनों को उसके लिए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको मदद करने की ज़रूरत है। Even if India does not commit itself to a net zero deadline and prefers to wait for the post-pandemic development pathways to become clear, it cannot afford to ignore the impact that its project decision। कह रहा कि यहाँ तक अगर मान लिया जाए कि भारत कमिट नहीं करता है, यानी ये नहीं बोलता कि मैं ऐसा करूँगा ही, तो कमिट इटसेल्फ टू अ नेट जीरो डेडलाइन, जो एक डेडलाइन दिया गया ना कि इतना दिन के अंदर में मैं कार्बन का एमिशन जीरो कर दूंगा, हो सकता है कि भारत इस पर सहमति जाहिर ना करे, यानी एक कमिटमेंट न दे पाए। एंड प्रीफर्स टू वेट फॉर पोस्ट पैंडेमिक डेवलपमेंट, और इंतज़ार करे किसका, कि जो पैंडेमिक के बाद का जो हालात है, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट पाथवेज, यानी डेवलपमेंट के बाद क्या स्थितियाँ पैदा होती है उसका इंतज़ार करें। टू बिकम क्लियर होने में, यानी स्पष्ट रूप से इसमें कमिट होने के लिए हो सकता है कि भारत जो है प्रतिबद्धता जाहिर ना करे, लेकिन वो कहे कि वो इंतज़ार करेगा पोस्ट पैंडेमिक डेवलपमेंट का, यानी पैंडेमिक के बाद जो डेवलपमेंट आएगा उसके बाद ही वो क्लियर कर पाएगा। लेकिन इट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर द इम्पैक्ट, लेकिन ये इसका प्रभाव को इग्नोर नहीं कर सकता है। दैट इट्स प्रोजेक्ट डिसीजन, यानी जो प्रोजेक्ट में जो डिसीजन होगा उसको इग्नोर नहीं कर सकता है। सच एज डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, यानी जंगलों की कटाई होती है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और एफॉरेस्टेशन AFF लग जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है जंगलों मतलब पेड़ों को लगाना। विल हैव ऑन क्लाइमेट, सच एज डिफॉरेस्टेशन विल हैव ऑन क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट के मामले जो जंगलों की कटाई है उसको तो इग्नोर नहीं कर सकता है। एट द पीक ऑफ कोविड-19, जब भारत के लास्ट ईयर की बात करें, पिछले साल की बात है कि जब कोविड-19 अपने उच्च स्तर पे था, पीक का मतलब उच्च, द सेंटर सॉ इट फिट टू प्रेस अहेड विद इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस
दैट वुड हैव अ सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जब ए पिक पे था तो सेंटर ने देखा कि इट सॉ इट फिट, उन्होंने देखा कि फिट है टू प्रेस अहेड विथ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज, जो आगे बढ़ने के लिए किस मामले को लेकर के, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्लियरेंसेज है उस मामले को लेकर के, दैट वुड हैव अ सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसका एक सीरियस और नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ होता। It extended the deadline for the coal plants to adopt a strict pollution control। अब भारत ने क्या क्या कदम उठाए इसकी बात कर रहा है। तो इसने क्या किया, इट एक्सटेंडेड, इसने बढ़ाया, द डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब एक पार्टिकुलर जो समय सीमा है उसको, फॉर कोल प्लांट्स, जितने भी कोल प्लांट्स हैं उनके लिए, टू एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब अपनाना, अ स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल, यानी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी गई उनको, एंड प्रपोज्ड ग्रॉस डाइल्यूशन ऑफ नॉर्म्स टू असेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और उसने क्या एक प्रपोजल दिया कि पूरा जो कुल, ग्रॉस का मतलब होता है ओवरऑल, डाइल्यूशन का मतलब होता है कमी, ऑफ नॉर्म्स टू असेस, उसने कहा कि आप मूल्यांकन करो, जो नॉर्म है उसमें बताया गया कि आपको मूल्यांकन करना है, असेस करना है कि इस प्रोजेक्ट के कारण जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट किया जा रहा है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसका समय के साथ इसको क्या करो, आप इसको असेसमेंट करो, अवलोकन करो। फ्यूल प्राइसेस एट हिस्टोरिक हाई ड्यू टू टैक्सेशन, टैक्स की वजह से जो फ्यूल का प्राइस है, अभी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था, उछली स्तर पे है। पे नो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट डिविडेंड, लेकिन इससे इन्वायरमेंट को कोई डिविडेंड मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, यानी अगर इतना महंगा है इसके बावजूद भी गाड़ियाँ चल ही रही हैं, रुकी नहीं है, ये कहना चाह रहा है। एंड द पुअरेस्ट आर वर्स्ट हिट बाय इट्स इन्फ्लेशनरी इफ़ेक्ट्स, और जो गरीब देश हैं वो इसके जो बढ़े हुए दाम की वजह से, इन्फ्लेशन से बना इन्फ्लेशनरी, यानी जो महंगाई के इफ़ेक्ट्स से क्या बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। हिट का मतलब होता है प्रभावित होना, अफेक्टेड। वर्स्ट जो हो गया सुपरलेटिव हो गया बैड का, यानी पूरी तरह से इसके प्रभावित हो रहे हैं। यानी एक और अगर दाम बढ़ा हुआ है तो जो रिच कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसा है, चाहे कुछ ऐसे जो रिच लोग हैं वो तो आराम से इसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग, भारत को क्या करते रहना चाहिए इन द रन अप का मतलब होता है कि जब कोई घटना होने वाली है उससे पहले जो प्रिपेयर करते हो उसको बोलते हैं रन अप टू यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएन का, यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन होना है क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर, कब, ग्लासगो में होगा, ग्लासगो में होगा, तो उससे पहले भारत को क्या करते रहना चाहिए। शेड्यूल्ड लेटर, जो अभी शेड्यूल्ड है बाद में दिस ईयर, इस साल के आखिरी में एक सम्मेलन होने वाला है यूएन का क्लाइमेट चेंज को लेकर के, कहाँ, ग्लासगो में। उससे पहले भारत को क्या करते रहना चाहिए, टू कम अप विथ डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान, इसको एक डोमेस्टिक यानी घरेलू स्तर पे क्लाइमेट प्लान बनाना चाहिए। डेट एक्सप्लेन्स, जिसमें इस बात का एक्सप्लेनेशन हो टू द सिटीजन, वहाँ के नागरिकों के लिए, हाउ इट विल ब्रिंग ग्रीन डेवलपमेंट इन दिस डिकेड, कैसे वह ग्रीन यानी डेवलपमेंट ला पाएगा, यानी इन्वायरमेंट के मामले में डेवलप कर पाएगा इन दिस डिकेड, ये जो दशक है इसमें। यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले कि यूएन का जो कन्वेंशन है साल के आखिर में, उससे पहले भारत को अपने जो जनता है यानी नागरिक हैं उनको ये समझाना पड़ेगा कि कैसे वो आगे बढ़ सकता है इस मामले को लेकर के, यानी कैसे वो ग्रीन डेवलपमेंट कर सकता है। आगे बढ़ा जाए। स्पेसिफाइंग अ टारगेट बाय अ सेक्टर फॉर ईच ईयर, और ये कैसे क्या करना चाहिए, इसको स्पेसिफाई करना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए एक टारगेट बाय सेक्टर, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के द्वारा, फॉर ईच ईयर, प्रत्येक साल के लिए। दिस वुड अलाइन इंटरनल पॉलिसी, इसमें क्या होगी कि जुड़ाव होगा इंटरनल पॉलिसीज़ का, विद द जस्टिफिकेबल डिमांड, जितना ज़रूरत है उस डिमांड के अनुसार, दैट रिच कंट्रीज अपहोल्ड, जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो अमीर एफ्लुएंट कंट्रीज हैं, दैट शुड अपहोल्ड का मतलब कन्फर्म करना पड़े,
द प्रिंसिपल इंसराइंड का मतलब होता है जो उसमें शामिल है इन द यूएन फ्रेमवर्क। जो यूएन का जो ढांचा है कार्बन का लेकर के, कार्बन उत्सर्जन के मामले में, उसमें क्या करना होगा कि जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको अपहोल्ड करना होगा, यानी मानना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा एक प्रिंसिपल जो सिद्धांत है जो कि यूएन फ्रेमवर्क है। यानी कहना ये चाह रहा है कि जो पॉलिसी आप बनाते हो, जो पॉलिसी आप बनाओगे उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूएन का फ्रेमवर्क है वो आपके जो आप फ्रेमवर्क बना रहे हो डोमेस्टिक स्तर पे, तो उसका भी उसमें उस पर का फोकस होना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। उसके हिसाब से आपका ये जो सारा जो पॉलिसी वगैरह बन रहा है वो उस हिसाब से बनाना चाहिए। आगे है कन्वेंशन, यानी वह सम्मेलन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के मामले को जो कन्वेंशन है ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक ही मुद्दा है वो कार्बन चेंज, क्लाइमेट चेंज का है, लेकिन सब का अलग अलग, डिफ्रेंशिएटेड का मतलब अलग अलग, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारे के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं टू बिल्ड इक्विटी, मतलब समानता। यानी जो सम्मेलन होने वाला है तो सबका गोल एक ही है, अल्टीमेट गोल एक ही है, क्लाइमेट चेंज, लेकिन इसमें सबकी जो भागीदारी है ना वो अलग अलग है। और सबका भागीदारी क्या है, बस पर्पस एक है कि टू बिल्ड इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। टैक्सिंग लग्जरी इमिशंस, यानी जो लग्जरी इमिशंस हैं, लग्जरी इमिशंस का मतलब होता है कि जिसमें आप, एक होता है सर्वाइवल इमिशन, एक होता है लग्जरी इमिशन। लग्जरी इमिशन में क्या होता है कि इवन इफ़ यू डोंट वांट यू परचेज द थिंग्स ऑफ लग्जरी, यानी लग्जरियस चीज़ें आप खरीदते हो, जैसे कार हो गया, घर में अगर देखो तो फ्रिज है, कूलर है, एसी है, ये सारी चीज़ों को आप खरीदते हो तो ये लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। एक होता है सर्वाइवल इमिशन। सर्वाइवल इमिशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाना है तो उसके लिए आपको तो गैस चाहिए, या फिर गैस नहीं है तो उसके लिए फिर आपको चूल्हा पे लकड़ी जलाओ या फिर कोई उपला वगैरह जलाओ, चाहिए ही। तो ये सर्वाइव करने के लिए एक इमिशन होता है। एक होता है लग्जरियस लाइफ जीने के लिए इमिशन। जो लग्जरियस चीज़ें हैं उस पर टैक्सिंग करने की ज़रूरत है, टैक्स लगाने की ज़रूरत है। वेदर इट इज़ कार्स, एयर कंडीशनर्स, बिग प्रॉपर्टीज़ और एविएशन। एविएशन का मतलब जो रिलेटेड है हवाई जहाज़ वगैरह से। फॉर स्पेसिफाइड ग्रीन डेवलपमेंट आउटकम्स। किस लिए ऐसे ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हो ग्रीन डेवलपमेंट हो, उसका आउटकम्स आए, उसका परिणाम आए, तो उसके लिए आपको इसमें टैक्सेशन करना पड़ेगा, जो टैक्स लगाना पड़ेगा। इसका परिणाम ये होगा कि विल सेंड आउट अ कन्विंसिंग मैसेज। इससे एक कन्विंसिंग, जो कन्विंस करने वाला, समझाने वाला है, यानी इसका एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों पर कि कार्बन का कम उत्सर्जन करना चाहिए। यानी पूरे में बात ये हो गई, अगर शॉर्ट में इसको हम लोग समझें तो कहा गया यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है। एक तो अमेरिका के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है इस मंथ के आखिरी में या इस मंथ के अगले मंथ में, और दूसरा यूएन का जो है इस मामले को लेकर के मीटिंग। उससे पहले जॉन केरी आए हुए हैं भारत में, ये अवलोकन करने के लिए, देखने के लिए कि भारत कहाँ पे इस मामले में ठहरता है। भारत एक तरह तो अपने आप को 5वें नंबर पे रखता है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे अभी भी देखा जाता है कि एनर्जी को लेकर के पॉवर्टी है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एनर्जी को लेकर, कार्बन इमिशन के बारे में तो अधिकांश लोग जानते ही नहीं हैं। तो भारत के बारे में बोला गया, और दूसरे जो अमीर देश हैं उनको भी बोला गया कि सबसे ज़्यादा जो है यूके और यूएस है, वहाँ पे कार्बन का बजट है ज़्यादा, यहाँ पे लोग कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, और उनके लिए उनके पास व्यवस्था भी है, फंड भी है, सब कुछ है। तो उनको क्या करना चाहिए कि दूसरे देशों की मदद करनी चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको, और जो ट्रांजिशन है, जो चेंज आ रहा है उसमें उनको भागीदारी निभानी पड़ेगी। फिर कहा जा रहा है कि भारत को अभी से ही सोचना पड़ेगा कि जो यूएन की जो मीटिंग होने वाली है उसमें उससे पहले अपना एक पॉलिसी बना ले, उसके हिसाब से काम कर ले, ताकि उस समय तक काफ़ी हद तक ये इसको कंट्रोल कर पाए। ये भी बोला गया कि जो पॉलिसी है, ज़ीरो कार्बन इमिशन की पॉलिसी, हो सकता है कि भारत इस पर अभी सहमत ना हो पाए, क्योंकि अभी पैंडेमिक का काल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो बोलेगा कि बाद में जब पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा तो वो बात करेगा इस मुद्दे पे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आपके करेंट अफेयर्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।